What is new criticism? New criticism is a literary theory, and in this short clip, we are going to take a deep dive in order to understand that what is new criticism in the real sense. Taking a part of text, न्यू क्रिटिसिज्म का पहला काम ये है कि किसी भी टेक्स्ट के चंक को उठाएं, एक हिस्से को, पोइम का एक स्टैंजा उठा लें एंड लुकिंग एट इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स, और इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेक करें, सच एज थीम, सेटिंग, प्लॉट, स्ट्रक्चर. दिस इज द मेन फोकस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, उसके 2 पैराग्राफ उठा लें और उनके ऊपर ही आप फोकस करें, उसके थीम को, उसका प्लॉट 2 पैराग्राफ का कैसा है, उसकी सेटिंग कैसी है. तो न्यू क्रिटिसिज्म इस चीज़ को डिस्कस करती है. We should not be influenced or emotional while taking in account the title and the story. जब भी किसी पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म, क्रिटिक को, एनालिस्ट को इमोशनल नहीं होना उस स्टोरी पर, बल्कि उसको ऑब्जेक्टिवली चेक करना है. और यही क्रिटिसिज्म की एक एसेंस है. न्यू क्रिटिसिज्म ऑल्सो इग्नोर्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. किसी भी पीस ऑफ राइटिंग की हिस्ट्री क्या है, किस दौर में लिखा गया, उस दौर में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या थे, तो उनको न्यू क्रिटिसिज्म इग्नोर करती है. और उस दौर की सकाफत कैसी थी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा था. मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि नॉवल टेल ऑफ 2 सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स, तो सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन ये हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड न्यू क्रिटिसिज्म नहीं देखती. फोकस इज ऑन द सेटिंग. सेटिंग क्या है, थीम ऑफ लिटरेरी बुक, थीम कैसा है और सेटिंग कैसी है. स्टोरी को छोड़ें, क्योंकि बहुत सी स्टोरीज़ में थीम एक जैसा भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे थीम फोकस इज ऑन थीम एंड सेटिंग. स्टोरी एक जैसी भी हो सकती है. मोस्टली बहुत सी नॉवेल्स की स्टोरीज आपस में मैच करती हैं, ड्रामास की मैच करती हैं. तो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि थीम क्या है, सेटिंग क्या है. वन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑथर्स रेपुटेशन एज इट विल टेंट, डिस्ट्रॉय और एवेल्युएशन ऑफ द टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट को उसका एनालिसिस करते हुए क्रिटिकली उसके राइटर को ना सोचें, क्योंकि आप राइटर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या बाइस्ड हो जाएंगे, उसकी तरफदारी कर लेंगे. उसको छोड़ के इसका एनालिसिस करें. न्यू क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड बाय जॉन क्रो रैनसम इन 1941. वहाँ से ये न्यू क्रिटिसिज्म का एक आगाज़ होता है. न्यू क्रिटिसिज्म में इंटेंशनल फैलेसी है. इंटेंशनल फैलेसी, न्यू क्रिटिसिज्म इग्नोर द ऑथर एंड द रीडर. यानी रीडर को पढ़ते हुए ऑथर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि मैं शेक्सपियर की बुक पढ़ रहा हूँ, गालिब को पढ़ रहा हूँ तो वो अच्छा ही होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप देखें क्या अच्छा है या नहीं है, बी ऑब्जेक्टिव. और ऑथर को लिखते हुए रीडर को इग्नोर करना चाहिए कि वो पढ़ना किसने है, रीडर्स कौन हैं. अगर आप रीडर्स के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को लेकर चलेंगे तो राइटर का ट्रू जो लिटरेरी टेस्ट है वो हमें पीस ऑफ लिटरेचर में फिर नज़र नहीं आता. या तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होगा, तो वो भी बिल्कुल नज़र आ जाएगा टेक्स्ट में क्लियरली. तो इंटेंशनल फैलेसी होनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, ऑथर, एज वेल एज ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर. Effective fallacy. We should not waste our time thinking about the effect
a text may have on the reader, because then we are polluting the text with our own personal baggages. लिखते हुए ये ख़ास तौर पर राइटर के लिए है, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना अपने रीडर से. It emphasized close reading, particularly of poetry, to discover how a work of literature functioned as a self-contained होना चाहिए. कोई भी वर्क सेल्फ रेफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट, यानी जो भी चीज़ है वो अपने आप में कंप्लीट हमें नज़र आनी चाहिए. द अप्रोच dismissed author's intentions and biographical matters. तो न्यू क्रिटिसिज्म ने, इस अप्रोच ने ऑथर की इंटेंशंस को, बायोग्राफिकल मैटर्स को, इसको इररेलीवेंट कर दिया. मिल्टन को पढ़ रहे हैं तो उसकी लाइफ से हट के उसके सैटर्न को देखें. इफ इट्स प्रिजाइडिंग जीनियस वाज टी.एस. इलियट, तो द फाउंडिंग फादर वाज आई.ए. रिचर्ड एंड विलियम एम्पसन. न्यू क्रिटिसिज्म के ये 3 फंडामेंटल, एसेंशियल और इनएविटेबल 3 इसके फैक्ट्स हैं. फर्स्ट वाज सेल्फ सफिशेंसी. कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, पर्टिकुलरली अ पोएम, वो सेल्फ सफिशेंट होनी चाहिए. तो सेल्फ सफिशेंट होनी चाहिए, यानी अपने लिए वो मुकम्मिल हो. सेकंड, यूनिटी. पूरी नज़म में एक थीम होना चाहिए, एक ही थीम हो, जैसे उर्दू में नज़म में होता है. थर्ड वाज कॉम्प्लेक्सिटी. तो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें होनी चाहिए. अगर ये हम तीसरी चीज़ को देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी हमें टी.एस. इलियट की पोइट्री में बहुत ज़्यादा मिलती है. उसकी जो पोएम है वेस्ट लैंड, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें नज़र आती है. तो ये चीज़ें हमें टी.एस. इलियट में नज़र आती हैं, जो इसका फाउंडिंग फादर भी है. बेसिकली द मूवमेंट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम जॉन क्रो रैनसम्स 1941 बुक द न्यू क्रिटिसिज्म. जॉन क्रो रैनसम ने 1941 में किताब लिखी द न्यू क्रिटिसिज्म. तो उससे इस मूवमेंट का नाम निकला न्यू क्रिटिसिज्म. उससे इस थीरी का नाम निकला न्यू क्रिटिसिज्म. द वर्क ऑफ इंग्लिश स्कॉलर आई.ए. रिचर्ड, स्पेशली हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये उसकी किताब थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और द मीनिंग ऑफ मीनिंग were important to the development of new critical methodology. Also very influential were the critical essays of T.S. Eliot. खास तौर पे उसका ऐसे Tradition and the Individual Talent and Hamlet and His Problems, in which Eliot developed his notion of the objective correlative. Eliot's evaluative judgments, such as his condemnation of Milton and Shelley, his liking for the so-called metaphysical poets like John Donne, and his insistence that poetry must be impersonal, greatly influenced the formation of the new criticism canon.